भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोगों को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम चैन नहीं लेंगे। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए भ्रष्टाचार है, पानी का कनेक्शन लेने के लिए भ्रष्टाचार है, अदालत में तारीख लगवाने के लिए भ्रष्टाचार है। ये महाभयानक भ्रष्टाचार नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। ये कहानी 1990 के दशक की है, जब भारतीय राजनीति में बड़े नेताओं का सीधा जनता से जुड़ाव और उनकी छवि चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाती थी। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनकी गिनती देश के बड़े शिक्षाविद और विचारकों में होती थी। एक समय पर अपनी लोकप्रियता के चलते वे शिखर पर थे। वे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद थे और जनता के बीच एक प्रतिष्ठित छवि रखते थे। लेकिन राजनीति में कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़े परिणाम ला सकती है। ऐसी ही एक घटना उनके हार का कारण बनी। मुरली मनोहर जोशी का इलाहाबाद के लोगों से गहरा रिश्ता था। उनका मानना था कि जनता के विकास के लिए काम करने से ही वे अपने दायित्व को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये रिश्ता एक मोड़ पर आकर कमजोर पड़ गया। इलाहाबाद में उनके निवास पर उन्होंने एक दिन एक प्लेट लगवाई, यानी कि साइड बोर्ड में। इस प्लेट पर लिखा था, कृपया ट्रांसफ़र या एडमिशन की सिफारिश ना करें, ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। उनका ये कदम उनके लिए एक साधारण निर्णय था, जो ये दर्शाता था कि वे ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जो शिक्षा और प्रशासन से जुड़े हैं। लेकिन जनता ने इसे एक अलग नज़रिए से देखा। जब ये साइन बोर्ड लोगों की नज़रों में आया तो इलाहाबाद के लोगों को ये महसूस हुआ कि उनके अपने नेता ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी है। एक सांसद से आम जनता अक्सर ये उम्मीद करती है कि उनकी समस्याओं को सुनेगा, चाहे वह कितनी भी छोटी या व्यक्तिगत क्यों ना हो। इलाहाबाद की जनता को लगा कि मुरली मनोहर जोशी अब उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी ये सोच जनता के दिलों में धीरे धीरे नाराज़गी पैदा करने लगी। जनता को ये महसूस हुआ कि उनके सांसद ने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींच लिया है। इस नाराज़गी ने जल्द ही व्यंग्यात्मक रूप ले लिया। इलाहाबाद की जनता ने मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर लगे उस प्लेट के जवाब में अपने अपने घरों के बाहर प्लेट लगानी शुरू कर दी। इन प्लेटों पर लिखा था, यहाँ वोट मांगने ना आए, हमारा वोट उपलब्ध नहीं है। ये जनता का अनोखा विरोध था। उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को ये संदेश दिया था कि अगर आप हमारी समस्याओं में दिलचस्पी नहीं ले सकते तो हम भी आपको अपना वोट नहीं देंगे। 1999 के आम चुनाव आ गए। मुरली मनोहर जोशी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार जनता का मूड कुछ और था। जनता के बड़े हिस्से ने तय कर लिया था कि वे इस बार उन्हें सबक सिखाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान मुरली मनोहर जोशी ने अपनी योजनाओं और कामों के बारे में बात की, लेकिन जनता ने उनके शब्दों पर भरोसा करने की बजाय उनकी पिछली छवि को याद किया। खासकर वह प्लेट जो उनके घर के बाहर लगी थी, जनता के मन में एक कड़वाहट का प्रतीक बन चुकी थी। चुनाव के नतीजे आए और मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद से चुनाव हार गए। ये हार केवल एक राजनीतिक हार नहीं थी, बल्कि ये एक संदेश था कि जनता को अनदेखा करना कितना भारी पड़ सकता है। उनकी हार के बाद कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पर चर्चा की। ये कहा गया कि जोशी जी का प्रशासनिक दृष्टिकोण और सख्त नियम उन्हें एक अच्छे नेता के रूप में दिखाते थे, लेकिन जनता की भावनाओं को नज़रअंदाज करना उनकी हार का सबसे बड़ा कारण था। अपनी हार के बाद मुरली मनोहर जोशी ने इस घटना पर आत्मनिरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि जनता से दूरी बनाना या उनकी छोटी छोटी समस्याओं को अनदेखा करना किसी भी नेता के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। ये कहानी भारतीय राजनीति में एक बड़ा सबक है। नेता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे अपनी जनता के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। जनता को ये महसूस होना चाहिए कि उनका नेता उनकी समस्याओं को समझता है और उन्हें हल करने की कोशिश करता है। मुरली मनोहर जोशी की ये हार एक याद दिलाने वाली घटना है, जो कि राजनीति में केवल नीतियों और आदर्श नहीं है, बल्कि जनता के साथ संबंध और संवाद भी उतने ही महत्वपूर्ण होता है। जनता का विश्वास जीतना मुश्किल है और इसे खोना बहुत आसान। इस घटना ने न केवल मुरली मनोहर जोशी को बल्कि अन्य नेताओं को भी ये सिखाया है कि जनता को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जनता अपने नेता को ऊंचाई पर पहुंचा सकती है, लेकिन जब वही जनता नाराज होती है तो उसे उसी ऊंचाई से नीचे गिरा भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के नेता हम सबके
मार्गदर्शक श्रीमान अडवाणी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी और आज की इस युवा शक्ति के इस विशाल प्रदर्शन में आए हुए बहनों और भाइयों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप भारत की सबसे ज्वलंत समस्या के लिए संवेदनशील होकर और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना से यहां आए। आज 9 अगस्त का दिन है। ये 9 अगस्त का दिन क्रांति दिवस कहलाता है। 9 अगस्त के दिन एक क्रांति का संदेश दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज एक नया क्रांति का संदेश आप दीजिए, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। मैं आपसे कहूंगा भ्रष्टाचारियों, आप जवाब देंगे गद्दी छोड़ो। भ्रष्टाचारियों, भ्रष्टाचारियों, भ्रष्टाचारियों। फिर मैं कहूंगा गद्दी छोड़ो, युवा शक्ति आती है। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचारियों। ये नया क्रांति का सूत्रपात हम करें और जब तक भारत की इस केंद्रीय सत्ता के इस अधिष्ठान से हम भ्रष्टाचार विहीन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोगों को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम चैन नहीं लेंगे। इस संकल्प के साथ आज हम यहां से अपने अपने स्थानों को जाने से पहले संसद के सभी सांसदों को बताने के लिए जाएंगे। मित्रों, भ्रष्टाचार की सीमाएं अनंत हो गई हैं, लेकिन मैं आपको 2 छोटी सी जानकारी देने के बाद अपना विवेचन समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे भी संसद की तरफ जाना है। पहली बात यह है कि एक भ्रष्टाचार केंद्र सरकार में होता है, बड़े पैमाने पर होता है, वो अखबारों में रोज छपता है, लेकिन एक भ्रष्टाचार आम आदमी की जिंदगी में रोज होता है। हमने अध्ययन किया है कि स्कूल जाने में कितना भ्रष्टाचार है, अस्पताल जाने में कितना भ्रष्टाचार है, बिजली का कनेक्शन लगवाने में कितना भ्रष्टाचार है, पानी का कनेक्शन लगवाने में कितना भ्रष्टाचार है, अस्पताल में दवाई लेने के लिए कितना भ्रष्टाचार है, सेल्स टैक्स के दफ्तर में जाने के लिए बाबुओं के साथ कितना भ्रष्टाचार है, इनकम टैक्स के दफ्तर में जाने के लिए कितना भ्रष्टाचार है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि एक साल में सन 2005 से शुरू करता हूं, 4068 करोड़ रुपए की घूस इन छोटे छोटे दफ्तरों में पुलिस से लेकर इनकम टैक्स के दफ्तरों तक दी गई है। इसमें बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार शामिल नहीं है, लेकिन आज स्कूल में दाखिले के लिए भ्रष्टाचार है, आज अस्पताल में दवाई लेने के लिए भ्रष्टाचार है, आज आपको रेलवे का रिजर्वेशन कराने के लिए भ्रष्टाचार है, आज आपको सामान्य तौर पर बिजली का कनेक्शन लेने के लिए भ्रष्टाचार है, पानी का कनेक्शन लेने के लिए भ्रष्टाचार है, अदालत में तारीख लगवाने के लिए भ्रष्टाचार है। इन सारे भ्रष्टाचारों में 2005 में 4068 करोड़ रुपए सामान्य आदमी को देना पड़ा, और तब से अगर आज तक लगाएं, 2005 से 2011 है, 6 साल हो गए, तो 24,000 करोड़ रुपए इस छोटी छोटी घूस के अंदर ही लोगों की जेब से निकल गया। और ये सब देने वाले कौन है? ये आम आदमी है, गरीब आदमी है, जिसको दवाई लेने के लिए आज पैसा देना पड़ता है, बच्चे को स्कूल में अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। ये महाभयानक भ्रष्टाचार नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। ऊपर का भ्रष्टाचार इत्तेफाक से मुझे उसकी जांच करने का काम मिला है। जो कमेटी उसकी जांच करती है, मैं उसका अध्यक्ष हूं। मैंने उसमें पता लगाया है कि किस तरह का भ्रष्टाचार है। अभी आपने सुना होगा ये 2G घोटाला। 2G घोटाले में जो कैग है, जो संसद की इन तमाम कार्रवाइयों की जांच करने वाली संस्था है, उसने बताया है कि 1,76,000 करोड़ रुपए का अनुमानित भ्रष्टाचार। और ये भ्रष्टाचार किस चीज में हुआ है? ये आसमान के आने वाली लहरों में भ्रष्टाचार हुआ है। एक बार हमने सुना था बचपने में कि एक राजा का मंत्री बहुत भ्रष्ट था,
तो उसने कहा कि भाई इसको क्या करें, ये आदमी तो बहुत एफिशिएंट है मगर भ्रष्ट भी बहुत है। तो उसने कहा कि तुम जाओ समुद्र के किनारे बैठ के लहरें गिनो। उसने समझा यहाँ क्या ये भ्रष्टाचार करेगा, लेकिन वो मंत्री इतना चतुर था कि वो समुद्र के किनारे बैठ गया और जो नाव और जहाज आती थी उसको रोक दिया। कहने लगे हमें क्यों रोका है? बोले तुम्हारे आने से हमारी लहरें डिस्टर्ब होती हैं, इसलिए हमने तुमको रोक दिया है, पहले घूस दो उसके बाद आगे जाओ। वो तो समुद्र की लहरें गिन करके पैसा बना रहा था, और ये जो अभी तिहाड़ जेल में बैठे दिखाई दिए हैं आपको, ये आसमान की लहरें गिन करके पैसा वसूल करते थे। ये मोबाइल में जो लहरें आती हैं उसके नाम पर इन्होंने पैसा वसूल किया है 1,76,000 करोड़। और जब हमारी कमेटी ने जिस जिसकी जांच की वो सब जेल के अंदर। बताइए मैंने ठीक किया या गलत किया? ऐसे लोगों को जेल और भिजवाना चाहिए कि नहीं? और भी ये जिसके लिए आप अभी आपने नारे लगाए और देखा, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स की कमेटी की उसकी जांच की है सीएजी ने, उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास आ गई है। उसकी जांच गहराई से करें या नहीं करें? उसमें जो अपराधी पाए जाएं उन्हें जेल भिजवाएं या ना भिजवाएं? मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं जोशी को कमेटी से हटाओ। बोले मैं कमेटी से हट जाऊं क्या? तो क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचारियों को हटाया जाए कि मुझे हटाया जाए? आप इसमें साथ देंगे? तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे फिर कहता हूं कि मैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग भ्रष्टाचारियों को इस देश की सत्ता से हटाने के लिए आखिर तक संघर्ष करते रहेंगे और उनको इस स्थान से च्युत करेंगे। और फिर मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, भ्रष्टाचारियों भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो कि युवा शक्ति आती है। गद्दी छोड़ो। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।